हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड टू अस विद मेनी मोर करंट अफेयर्स सेशंस। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर वन किस पे? स्पोर्ट्स पे। क्या कह रहा है? हु हैज वन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022? किसने जीती है बच्चों? ये चैंपियनशिप जीती है फ्रेड कार्ले ने, पंकज अडवाणी ने, नीरज चोपड़ा ने या फिर एरफिन रईस ने? जल्दी बताइए। ये जीती है हमारे प्यारे पंकज अडवाणी जी ने। इंडिया के लिए बहुत गर्व का मोमेंट है कि बिलियर्ड्स में भी इंडियन चैंपियन है। अच्छा, आप पहली बार सुन रहे होंगे बट ये पहली बार बिलियर्ड्स चैंपियन नहीं बने हैं। ये पिछले 3 से 5 सालों से लगातार ये चैंपियन रह चुके हैं और ये इनका 25th गोल्ड मेडल है जो कि इन्होंने जीता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, और ये कहाँ पर हुए थे चैंपियनशिप? ये हुआ था कुलालमपुर। कुलालमपुर कहाँ पे बच्चों? नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। इंडोनेशिया कुछ ऐसा याद आ रहा होगा, मलेशिया कुछ ऐसा याद आ रहा होगा, है ना? तो ये है कैपिटल ऑफ मलेशिया। ठीक है, इट इज अ कैपिटल ऑफ मलेशिया। चलिए, मलेशिया टू दी एशिया सुना होगा कभी, बचपन में हम सुनते थे, ऐड आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? रिसेंटली महर्षि वाल्मीकि जयंती वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ठीक है, हाल ही में वाल्मीकि जयंती हमने सेलिब्रेट करी। कब सेलिब्रेट करिए बताइए बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए, अभी हाल ही में करिए। ही इज द राइटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? उन्होंने इन सब में से कौन सी किताब लिखी है? रामायण लिखी है, रघुवंशा लिखी है, महाभारत लिखी है या कोई भी इन तीनों में से कोई भी किताब नहीं लिखी? जल्दी बताइए। तो बच्चों जल्दी बताइए। महाभारत लिखी है? नहीं, महाभारत लिखी है हमारे वेद व्यास जी ने। ठीक है, रघुवंशा लिखी है? नहीं, वो लिखी है हमारे कालिदास जी ने, कालिदास जी। ठीक है, रामायण लिखी है? जी हाँ, उन्होंने लिखी है रामायण। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और हमारे महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है और कौन सी बुक में कौन सी स्टोरी है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपने मूवी देखी RRR, है ना? तो राम जी की वजह से रावण गॉट इनटू रेस्ट इनटू पीस। ठीक है, RRR ऐसे याद कर लो। ठीक है, रामायण जिसमें कि रावण का दहन होता है। ठीक है, राम जी और रावण की कहानी। ठीक है, महाभारत जो है फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा। दो ही तो कहानियां है, कृष्ण जी की और एक राम जी की। कृष्ण जी में क्या होता है? कृष्ण जी में वो जो महाभारत है उसमें पूरा जो कौरव होते हैं और पांडव होते हैं, है ना, कौरव और पांडव के बीच का क्लैश होता है। ठीक है, ये होती है महाभारत की स्टोरी। रघुवंशा लिखी कालिदास जी ने, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बट रामायण और महाभारत में होता है। ये तो होगी स्टोरी। ठीक है, अब आप राइटर कैसे याद रखेंगे? राइटर में भी जी बड़ा कंफ्यूजन होता है। रामायण भी वी से होता है वाल्मीकि जी और महाभारत भी वी से होता है वेद व्यास जी, तो कैसे याद रखें? तो ये है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, MV। महाभारत लिखी है हमारे VV जी यानी कि वेद व्यास जी ने। तो अब आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कालिदास जी ने 2 फेमस एपिक्स लिखे थे। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तो है रघुवंशा और दूसरा है कुमार संभवा। ठीक है, और एक है कुमार संभवा। चलिए, इस साल वाल्मीकि जयंती जो है वो कब पड़ी? 9 अक्टूबर में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो तिथि के हिसाब से चलता है और पूर्णिमा में बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा हमारे फेस्टिवल्स जो है वो पड़ते हैं। पूर्णिमा यानी फुल मून डे। चलिए, तो इस बार पड़ा 9 अक्टूबर को। हम वेद व्यास जी को आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने रामायण लिखी जैसे मैंने आपको बताया और हमारे वेद व्यास जी ने लिखी महाभारत, भागवत गीता में ही महाभारत की पूरी स्टोरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक गांव के ऊपर जो कि 24/7 सोलर पावर्ड है, यानी कि जो सूरज की ऊर्जा उससे चलता है। तो उस विलेज का नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज? कलप इन उत्तराखंड, खजियार इन हिमाचल प्रदेश, जीरो इन अरुणाचल प्रदेश, मोधेरा इन गुजरात। कौन सा गांव है बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, अगर आपको पता है ये टेम्पल कहाँ पर है,
टेम्पल का नाम क्या है, तो आप बता दोगे इसको। चलिए मैं बताती हूँ आपको आंसर, ये है मोधेरा इन गुजरात। ठीक है, मोधेरा जो गांव है जो कि गुजरात में है, ये ऐसा सबसे पहला हमारे भारत का गांव बना है जो कि 24 घंटे सूरज की ऊर्जा से चलता है। अब आप सोचेंगे कि सूरज की ऊर्जा तो दिन में आती है, रोशनी तो दिन में आती है, तो रात में कैसे चलता है, वो भी पूरा का पूरा गांव। तो बच्चों जैसे जो मोधेरा डिस्ट्रिक्ट जो मोधेरा गांव है ना, दिन में तो वो सोलर एनर्जी होती है, फिर साइड में ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो लगा रखा है, जिसमें कि जो बैटरी है वो सेव होती है, मतलब बैटरी जो वो चार्ज हो जाती है सोलर एनर्जी से, फिर रात को वो बैटरी जो है वो यूटिलाइज करते हैं, वहाँ की जो एनर्जी होती है बैटरी की, फिर हम यूटिलाइज करते हैं रात में। जो टेम्पल मैंने आपको दिखाया था ना, वो है सन टेम्पल। ठीक है, वो है सन टेम्पल जो कि कहाँ पे, मोधेरा में। तो मोधेरा दो चीज़ों के लिए फेमस हो गया, एक तो सन टेम्पल के लिए फेमस हो गया, और एक क्योंकि वो 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है इस चीज़ के लिए। वैसे तो कभी डिस्ट्रिक्ट पूछा नहीं जाता, बट अगर फिर भी पूछा जाता है तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है मोधेरा गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, बर्ड्स पे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 is celebrated on which of the following day in the month of October। अब मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया मंथ, है ना, तो क्यों किया उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मैंने क्यों किया। पहले हम देखते हैं आंसर क्या है, 18 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर। जल्दी बताइए बच्चों। ये है 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया। अब क्या होता है कि पहली बात तो इस जो माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ना, इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 बार। ठीक है, एक बार सेलिब्रेट किया जाता है ये मंथ ऑफ मई में, और एक बार सेलिब्रेट किया जाता है ये अक्टूबर में। ठीक है, मई में कब, सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होती है ना, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि सेकेंड सैटरडे, जब सेकेंड सैटरडे ऑफ मई होता है ना, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। अक्टूबर में कब सेलिब्रेट किया जाता है, सेकेंड सैटरडे में, और कहाँ पे, सेंट्रल, साउथ अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन रीजन में। ठीक है, इस साल मई में पड़ा था 14 मई को, और अक्टूबर जैसे मैंने आपको बता दिया 8 अक्टूबर। अब क्यों हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, अब इस वजह से करते हैं क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनका अपना एक इकोलॉजिकल वैल्यू होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है जैसे ही टेम्परेचर सीजन चेंज होता है। तो जब सीजन जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है तो वो दोबारा से माइग्रेट कर जाती हैं। अब जो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन की वजह से और हमारे क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो हमारा जो क्लाइमेट है वो डिटेरियोरेट हो रहा है ना, यानी कि खराब हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट में, सडन चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका जो नंबर है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, प्लस उनका जो माइग्रेशन है वो भी मतलब अनइवन है, जैसे पहले हुआ करता था टाइम टू टाइम, बट वैसे अब नहीं होता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसी वजह से टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस डे, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, प्लस माइग्रेटरी बर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए, माइग्रेटरी बर्ड के हैबिटेट प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ठीक है, बट जो उनका हैबिटेट है जहाँ पे वो आती हैं माइग्रेट कर या माइग्रेट करके चली जाती है जिस जगह से, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ जाए, यानी कि वहाँ पे लोग वहाँ पे सिविलाइजेशन सेटअप कर ले, वहाँ पे जाकर रहने लग जाए, ये चीज़ भी गलत है। तो वो आपको एरिया जो है वो उनके लिए प्रिजर्व करना है और बेटर कंडीशन बनानी है ताकि माइग्रेशन और भी ज़्यादा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड फेस्टिवल के ऊपर। इंडिया ने पहली बार बर्ड फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। तो बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया है, कौन सी जगह पे, पहलगाम, कानपुर, बेंगलुरु या फिर श्रीनगर। जल्दी बताइए बच्चों। ये सेलिब्रेट किया है पहलगाम में। पहलगाम में कहाँ पर, पहलगाम कहाँ पड़ता है बच्चों, ये कश्मीर में पड़ता है। और
इसका जो इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। इनॉग्रेशन किसने किया है? सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर, जिनका नाम है सरमद हाफिज, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कब सेलिब्रेट किया गया था? 6 अक्टूबर को। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स डे 2022 is being celebrated on which of the following days? 10th of October, 8th of October, 9th of October या फिर 18th of October? इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताइए। ये किया जाता है अगेन 8th of October, जब हम अपना वर्ल्ड माइग्रेटरी डे सेलिब्रेट हमने जिस दिन किया गया उसी दिन इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसका डेट जो है वो फिक्स है, उसका डेट फिक्स नहीं था बट इसका डेट जो है फिक्स है कि 8th of October को ही हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द बेटर फ्यूचर। इसकी थीम, हर डे की थीम होती है हर साल, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जो कि सारे डिफेंस एग्जाम जैसे कि एनडीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये CDS SSB जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि वो एक न्यू ब्रांच जो है वो ओपन करेंगे जिसका नाम होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। अब जो इंडिया है, इंडिया में जो वेपन्स है, मिसाइल्स होगी, ये सब कौन बनाता है? ये सब बनाता है DRDO और ISRO, है ना। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और भी कुछ स्टार्टअप्स हैं वो भी बनाती हैं। लेकिन अब जो है इंडियन एयरफोर्स में स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए पूरा एक जो ब्रांच है वो डेडिकेटेड होगा कि किस तरीके से एयरबॉर्न वेपन सिस्टम को हम और बेटर कर सके। और एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे वही लोग भर्ती किए जाएंगे, उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा जिन लोगों को एयरबॉर्न सिस्टम में कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन है या नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। जल्दी बताइए बच्चों। हम कहते हैं मुंबई को। मुंबई जो है वो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहलाई जाती है। ठीक है, याद रखना। और मुंबई को क्या बोलते हैं? सपनों का शहर। मुंबई में कभी रात नहीं होती, है ना। चलिए अब हम जानते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अभी मुंबई में क्या हुआ है? फोर्थ एडिशन ऑफ NICDC इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं अलग अलग देश से आते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अपना मन बनाते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र को इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में अकेले 28% FDI जो है इंडिया में आती है, वो उसका 28% सीधा कहाँ जाता है? महाराष्ट्र में जाता है। ठीक है, प्लस महाराष्ट्र की अगर हम GSDP की बात करते, GDP होता है, GSDP की बात करते जो कि स्पेसिफिकली एक स्टेट की होती है, वो है $420 बिलियन $420 बिलियन $। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो स्टेट है वो FDI अट्रैक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैंपेन टाइटल्ड किक ऑफ द ड्रीम इज ऑल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? सपोर्ट टू द इंडियन वुमेन्स अंडर-17 क्रिकेट टीम, सपोर्ट टू द इंडियन वुमेन्स इन स्पोर्ट, सपोर्ट टू इंडियन वुमेन अंडर-17 फुटबॉल टीम, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी नहीं, बताइए। किक ऑफ द ड्रीम बच्चों, ये जो कैंपेन है बेसिकली इसलिए किया गया ताकि जो फुटबॉल टीम है, ठीक है, उसको सपोर्ट मिले, टू सपोर्ट देम अंडर-17 फुटबॉल टीम। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जो इंडिया है वो इंडिया में अंडर-17 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। कब से? कल से स्टार्ट हो जाएंगे इसके मैचेस। तो लोगों को एनकरेज करने के लिए कि लोग आए और इसको पार्टिसिपेट करें, यहाँ इसको देखें, इस गेम को देखें और उनको एनकरेज करें। जो हमारी इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम है उसको एनकरेजमेंट मिले। इस वजह से इंडिया सबसे पहली बार ये वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप अंडर-17 वुमेन्स।
ठीक है, ये याद रखना। कौन सा? अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया इस साल होस्ट कर रहा है सबसे पहली बार। ये क्यों ऐसे कैंपेन्स इस वजह से चलाए जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इक्वालिटी की तो हम बात करते हैं, बट जब हम अपना पार्टिसिपेशन देने की बात आती है तो फिर हम ज़्यादा मेंस की टुवर्ड्स जाते हैं, जैसे मेंस क्रिकेट और थोड़ा बहुत आजकल मेंस फुटबॉल को भी उतना व्यूअरशिप मिलने लग गया है, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, बट वहीं पे अगर हम वुमेन को देखते हैं तो रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? कौन से स्टेट में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला? कहाँ पे किया गया बच्चों? देखिए साउथ में वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, समझ में आता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया, ओपन किया गया। अब इसमें बेसिकली जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं स्पेसिफिकली 3, कौन से? रोइंग, कायाकिंग एंड कैनोइंग। ये जो 3 वाटर स्पोर्ट्स हैं इनको डेवलप करने के लिए ये सेंटर जो है वो बनाया गया है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में। ठीक है, चलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन के बीच में कि हम इसको डेवलप करने के लिए आगे आएंगे, ये दोनों मिलकर इसका डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाएगा? इस सेंटर में क्या किया जाएगा? 40, ठीक है, 40 प्लेयर्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से चूज करे जाएंगे इन तीनों स्पोर्ट्स में। प्लस इस जगह पे हॉस्टल फैसिलिटी, इक्विपमेंट्स, मतलब बहुत अच्छे वाले इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे और ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि मेन एंड वुमेन बोथ गेट द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, ताकि वो इन तीनों स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकें और यहाँ पर नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। और इस इवेंट में जो हमारे अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो कि हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा, यानी ये मतलब जो हमारी हिमाचल की वुमेन कबड्डी टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 36 नेशनल गेम्स, जो कि कहाँ हो रहे? गुजरात में, वहाँ पर। तो उन्होंने उसको भी सराहा, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट किया और एनकरेज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज नोन एज द ओनली कैथोलिक क्वीन ऑफ इंडिया? आई नो आपके लिए ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन होगा। हु इज नोन एज द ओनली कैथोलिक क्वीन ऑफ इंडिया? रानी लक्ष्मीबाई, एन.ए. बसंत, सरोजिनी नायडू, बेगम समरू। अब अगर आप इमेज देख रहे हैं तो फिर ऑब्वियस ही बात, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर है बेगम समरू। अब ये कौन थी, ये क्यों इनको क्यों कैथोलिक क्वीन कहा जाता है? ये एक्चुअली कैथोलिक में इन्होंने कन्वर्ट किया था और इन्होंने अपना करियर एज अ डांसर जो है वो स्टार्ट किया था, एज अ डांसिंग गर्ल 18वीं सेंचुरी में। फिर बाद में ये रूलर बनी थी, क्या कहाँ की? सरधाना की। सरधाना एक छोटी सी जगह है मेरठ के पास, और ये अकेली कैथोलिक रूलर हैं इंडिया की आज तक की। ठीक है, वुमेन कैथोलिक रूलर ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने 18 से 19 सेंचुरी के बीच में इस सरधाना को रूल किया था। अगर हम इनके ओरिजिनल नाम की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम था जोआनासा नोबिलिस सोमरे, ये इनका नाम था। फिर ये कैथोलिक क्रिश्चियन में ये कन्वर्ट होकर फिर उन्होंने इंडिया में अपना करियर वगैरह स्टार्ट किया। फिर और एक और इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है कि ये ट्रेन मर्सिनरी आर्मी की हेड रही है। मर्सिनरी आर्मी क्या होती है? जहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी होते हैं सोल्जर्स की, जिनके पास गन्स वगैरह होती हैं, प्रिंसिपैलिटी को गार्ड करने के लिए जो बेसिकली आर्मी बनाई जाती है, वहाँ की ये हेड भी रही हैं। चलिए, that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Please stay connected for the future current affairs sessions. Thank you everyone. If you have any feedback, you can give us in the comment section also.